साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहे आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है कि आपकी जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज है उनको अगर सीज कर लेता है या अटैच कर लेता है ईडी, और आप ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास प्रॉपर सोर्स है कंसर्निंग द असेट, उसको ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या आप ऑफर कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट की एफडी को जिसका वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो करें क्या? राइट्स क्या है अक्यूज के और रेमेडीज क्या है अक्यूज के पास में एज पर लॉ, उसको आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। हमें टॉपिक समझना है मोर इफेक्टिवली, तो हमें एक एग्जांपल लेना होगा। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एक कार है, और कार है ब्रांडेड, किसी बड़ी कंपनी की कार है। क्लियर? अब ये कार जो है हो गई सीज। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद ईडी केसेस, तो वहां पर हम सीज करने के बजाय एक टर्म का जो है उपयोग करेंगे जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। किधर जब भी प्रॉपर्टी अटैच होगी तो प्रॉपर्टी को रिलीव करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसके अलावा एक बात जो है इंपॉर्टेंट है, उसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रॉपर्टी कब अटैच होगी। व्हेन द एलिस प्रॉपर्टी इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर पी और सी नहीं है, मींस प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है प्रॉपर्टी वो, तो अटैचमेंट अपने आप में ही गैर कानूनी होगा। तो ये बेसिक अटैक है जिस पर हमको काम करना होगा। आप लोग क्या करते हो जब भी आर्गुमेंट करते हो, तो वो होते हैं हमेशा वेक साइड के ऊपर। यू शुड मेक योर केस मोर स्पेसिफिक। बर्डन जो है आपके ऊपर है टू स्पेसिफाई द सोर्स, नंबर वन, इट्स जेन्युइननेस, नंबर थ्री, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। अगर ये तीनों एलिमेंट गायब है तो आपको बेनिफिट जो है नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब भी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं तो जो ड्राफ्टिंग है उस पर विशेष जो है जोर दीजिए कि आपने ड्राफ्टिंग में सोर्स, जेन्युइननेस, ऑथेंटिकेशन के फैक्ट्स को लिखा है और उसके समर्थन में कॉरोबोरेशन या कंसिस्टेंट एविडेंस को पेश किया है। अगर हाँ तो यू विल गेट सक्सेस, अगर ना तो सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे कितने आर्गुमेंट करते रहो। तो मोटे मोटे बात यह है कि जब भी कंप्लेंट जो है फाइल होती है इन पीएमएलए केसेस, उसमें क्या रोल आ रहा है अक्यूज का, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर होता है। दूसरी बात, जो कंसर्न आर्टिकल है उसके कॉन्फिस्केशंस को लेकर के क्या प्रेयर जो है किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है एंड मूवेबल है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, तो वहां पर उपचार क्या कानून में कि उस कंसर्न प्रॉपर्टी का सबसे पहले कराया जाएगा वैल्यूएशन। कंसर्न जो अथॉरिटी है उससे एक रिपोर्ट जो है प्राप्त की जाएगी और उस वैल्यूएशन के बराबर की एफडी को जमा करा करके इस प्रॉपर्टी को रिलीज करवाया जा सकता है। क्लियर हो गया? इस कंडीशन में क्या होगा, एक इंटीमेशन रिपोर्ट तैयार होगी और ये जो कंसर्न अथॉरिटी है ये रिपोर्ट भेजेंगे स्पेशल कोर्ट को, तो कोर्ट को इस बात का संज्ञान हो सके और कोर्ट को जो भी फर्दर जो है प्रोसीडिंग्स करनी है उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट जो है प्रोसीड कर सके। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो वैल्यूएबल है बट अनवारंटली प्रॉपर्टी को डिटेन करना फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट जस्टिफिकेशन, ये प्रभावित करता है कंसर्न एप्लीकांट या अक्यूज के अधिकार को। अब जैसे मान लीजिए कार सीज कर ली या कोई महंगा फोन सीज कर लिया, तो जो ये प्रॉपर्टी है दे आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, ये डेटोरेट तो होंगी होंगी, तो अल्टीमेटली आपको परचुरी हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो रही है। तो उस तरह की स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए, अक्यूज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाईपास कानून में जो है दिए गए, ताकि नुकसान जो है सरकार का भी नहीं हो, नुकसान जो है आपका भी नहीं हो। तो इस कंसर्न बाईपास को अप्रूव किया है ऑनरेबल अपील ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में, जिसका नाम है मैसर्स भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेप्यूटी डायरेक्टर ईडी न्यू दिल्ली। जजमेंट है दिनांक 25/9/2025 का। उसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि जहां पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कंसर्न एप्लीकांट का, कोई रिकमेंडेशन नहीं है प्रॉपर्टी के कॉन्फिस्केशन के लिए, और इन अल्टरनेटिव कंसर्न प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करके उसके बराबर का एक एफडी जमा करवाया जा सकता है, तो वहां पर प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना चाहिए। क्लियर है बात ये? तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जजमेंट जो है हमें सिखाता है तीन महत्वपूर्ण बातें, कि जहां प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है,
प्लस मूवेबल है, तो वहां पर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराइए। उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे जो एफडी का वैल्यू है, उस वैल्यू का एफडी जमा करवा करके प्रॉपर्टी को जो है रिलीज करवाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरह की प्रोसीडिंग्स होंगी तो हमारी प्रॉपर्टी तो होगी रिलीज। इन केस हम केस को हार गए और नौबत में आई है कॉन्फिस्केशन की, तो वो एफडी जो है, जो कि ऑलरेडी रखी गई है इन लीव ऑफ द कंसर्न प्रॉपर्टी, तो उसको जो है फाइनली कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल थी अटैचमेंट प्रोसीडिंग का, इन लीव ऑफ या इन प्लेस ऑफ कंसर्न प्रॉपर्टी। तीसरी बात है कि जहां प्रॉपर्टी वैल्यूबल है या एक पर्शियबल नेचर की प्रॉपर्टी जैसे कार है, मोबाइल है, तो उनको लॉन्ग डिटेंशन करना, उनको रिटेन करना, इसमें कोई समझदारी या जस्टिफिकेशन जो है दिखाई नहीं देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है प्ले बनता है जब कभी भी आप अपना सबमिशन जो है पुटअप कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि whenever you are going to submit your points, तो ये जो बातें हैं उसको इंकॉर्पोरेट करना ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े। पर मूल बात क्या है, प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर एलएस प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, अटैचमेंट वुड बी इल्लीगल। क्लियर है बात ये? प्रोसीड ऑफ क्राइम क्यों नहीं है, बर्डन जो है आपके ऊपर है। और अगर इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है एंड मूवेबल है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर रिलाई करके हम इफेक्टिवली आर्ग्यू कर सकते हैं और अटैचमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।